हेलो एवरीवन, वेलकम टू 10th साइंस इन टेक पढ़ाई। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, घर में होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम लोग 10th साइंस का फिजिक्स पार्ट लेके आए हैं। फिजिक्स पार्ट का पहला चैप्टर आप में जो है 10th क्लास में वो लाइट है, और लाइट में बेसिकली हमको पढ़ना होता है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो लाइट के रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के कुछ पार्ट्स पढ़ेंगे। आज हम इस पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के रिलेटेड, स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं, बेसिक टर्म्स, उनको, साइन कन्वेंशन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बेसिकली ये डेली लाइफ से यूज करके, डेली लाइफ से रिलेट करके आज हम लोग रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली जो इंट्रोडक्शन आपको आएगा, इंट्रोडक्शन पार्ट में देख लेते हैं क्या है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट। लाइट एक टाइप की एनर्जी है जो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करती है, क्योंकि आप ये खुद भी देख सकते हो, लाइट जाने के बाद आप कोई भी ऑब्जेक्ट देख नहीं सकते। मतलब हम कुछ भी चीज़ हमें तभी इनेबल होते हैं, हम देखने में इनेबल होते हैं जब उस पर लाइट होती है या लाइट उस पर पड़ती है, कुछ रेज, ये ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है कि कोई ऐसी रेज है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कैसे देख पाते हैं चीज़ों को। लेकिन लाइट ऐसी एक फॉर्म की ऐसी एनर्जी है जो हमें ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करती है। इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द फेनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। इसमें हम दो फेनोमेना पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, और लाइट की एक प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, दैट इज स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन। स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन से क्या मतलब है? लाइट वेव ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। मतलब कि जो लाइट वेव होती है वो लाइन में सीधी चलती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गई तो वो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करती है। आप बेसिकली जब और हायर उस पर, या बेसिकली इसका एक टर्म होता है रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। तो लाइट का जो मेन प्रॉपर्टी होती है वो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन फॉलो करती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए हम आज रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। तो आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। Reflection of light. When the light is allowed to fall on the highly polished surface such as mirror, most of the light get reflected. ठीक है, नॉर्मल बात है। जब हम कोई भी लाइट किसी भी हाईली पॉलिश्ड सरफेस में पड़ने देंगे या अलाउ करेंगे तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट रिफ्लेक्ट आ जाता है। मान लीजिए आपके सामने एक मिरर रखा, आपने टॉर्च उस पर मारी तो उसकी जो रेज होती है, जितना वो गया ना, लगभग नियरली उतना ही वो रिफ्लेक्ट करके आ जाता है। इसका आप बेसिक एग्जांपल ले सकते हो, आपने बॉल वॉल पे मारी और बॉल वापस आ गई, ये रिफ्लेक्शन हुआ आपका। तो ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब आप बॉल दिया, बॉल ऐसा तो है नहीं कुछ पार्ट बॉल का वहाँ पे रुक जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता, पूरी टोटल बॉल वापस आती है। तो इस पे बोला गया है सच एज मिरर मोस्ट ऑफ लाइट गेट रिफ्लेक्टेड। मोस्ट ऑफ की बात है, पूरी नहीं आती है, ये हम नहीं बोल रहे हैं टोटल आती है, लेकिन मोस्ट ऑफ पार्ट जो होता है वो आ जाता है। अब वो किस पार्ट में कुछ और नहीं आ पाता है, वो किस पार्ट में रह जाता है, ये हम लोग देखेंगे। बाकी बेसिकली मैं आपको जो भी एग्जांपल दे रहा था उस पर बता दे रहा हूँ। बॉल को आपने फेंका, वो उसकी कुछ स्पीड कम हो जाती है, तो वो एनर्जी उस फॉर्म में, वो जो एनर्जी होती है वो रुक जाती है, उसको हम, इसलिए हम मोस्ट ऑफ द लाइट यूज कर रहे हैं, ना कि टोटली यूज कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्शन वो होता है कि जब when the light is allowed to fall on highly polished surface such as mirror में most of light get reflected, इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप समझ गए होंगे, बॉल को हमने फेंका, बॉल जो बाउंसिंग बैक ऑफ, इसको आप बेसिकली नॉर्मल टर्म में बोल सकते हैं, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। मैंने क्या बोला? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। ओके, इसके बाद आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बगल में साइड में डायग्राम दिया गया है, ये भी आप देख सकते हो। मान लो आप ये इंसिडेंट रे, अब देखो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये कैसे आप डिसाइड करोगे? ठीक है, वॉल को आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऐसे नहीं, एक प्लेन मान लो, वॉल को आप प्लेन मान लो। ठीक है, हमने बॉल फेंका, वो इंसिडेंट रे आप उसको मानो, हमने बॉल को फेंका वो इंसिडेंट रे है। जब बॉल वापस आ रही है जो जिस पाथ से, उस पाथ को हम रिफ्लेक्टेड रे के अकॉर्डिंग मान सकते हैं। और उस पे जो वॉल के परपेंडिकुलर एक लाइन होती है उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। ये बेसिकली होती नहीं है, अपने कन्वीनियंस के लिए हम लोग बना लेते हैं। तो तीन चीज़ें ध्यान देना होगा। जो वॉल आप मान रहे हो, इस टर्म में अगर आप समझोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। वॉल को आप मान लो एक प्लेन मान लो, उसके बाद आप बॉल फेंक रहे हो, उसको आप इंसिडेंट रे की तरह लेट करो, जो बॉल वापस आ रही है उसको आप रिफ्लेक्टेड रे की तरह ट्रीट करो। और बेसिकली वॉल के जो दीवार है उस पर एक परपेंडिकुलर लाइन
एज्यूम कर लो, उसको आप नॉर्मल मानो। तो इसके दो लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के। इसका पहला लॉ होता है द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज आई इक्वल टू आर। मतलब जिस एंगल पे आपने बॉल को फेंका वो उसी एंगल से वापस आएगा। मतलब नॉर्मल से, किस रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, नॉर्मल के रिस्पेक्ट में जिस एंगल से बॉल फेंकी जाएगी उसी एंगल से बॉल वापस आएगी। इसको आप बेसिकली टॉर्च ले लो एक और मिरर पे टॉर्च मारो, तो वो उसका देखना आप जिस एंगल पे आप मारोगे वैसे ही अगर आप नॉर्मल ड्रॉ कर सको या सोच सको तो उस वे में आप उसको समझ सकते हो कि उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई को इंसिडेंस बोलते हैं, आर को रिफ्लेक्टेड, तो वो दोनों होगा वो सेम होगा। सेकेंड जो है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, आप स्टेटमेंट देख लेना जैसा लिखना, मैं समझा रहा हूँ बेसिकली। इसका कहने का मतलब ये है कि इंसिडेंट रे मतलब आपने बॉल फेंकी, रिफ्लेक्टेड ले बॉल वापस आई, नॉर्मल मैंने जो बोला था वॉल के परपेंडिकुलर आप मान लेना, एट द सरफेस पे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट जहां पे बॉल लगी हुई है वहां पे सेम प्लेन में होता है। तो क्या ऐसा कुछ होता है क्या कि आपने वॉल पे बॉल मारी, ठीक है, गई बॉल लग गई दीवार पे, उसके बाद किसी दूसरी दीवार से आ रही हो, ऐसा तो नहीं होता ना, जहां पे लगी वहीं से वापस आएगी। नॉर्मल भी हम वहीं से कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए हम इसको इस समय वे में समझ सकते हैं कि वो जो प्लेन होता है मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पे इंसिडेंट्स करती हैं, मतलब सेम प्लेन पे लाई करती हैं। तो इसका जो सेकेंड लॉ है वो यही, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं इसके। इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, आप लोग वैसे भी देखते होंगे, रोज ही मिरर देखता है सब कोई। तो इसका बेसिकली जो होता है डायग्राम में आप देख लो, बाकी मैं रियल लाइफ से रिलेट करके बता रहा हूँ इसको। द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। कभी आपने ऐसा प्लेन मिरर में देखा होगा तो ऐसा तो है नहीं कि आपका फेस छोटा है बड़ा दिखने लगा, बड़ा है छोटा दिखने लगा, ऐसा कुछ नहीं होता, सेम साइज का होता है। वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल मतलब इमेजिनरी होता है, उसको आप ऐसे रियल नहीं होता है वो। इरेक्ट मतलब जो इमेज होती है वो स्क्रीन पे फॉर्म नहीं होती है, सेम डिस्टेंस पे, ये आगे पॉइंट दिया गया है, सेम डिस्टेंस पे फॉर्म होती है। लेटरली इन्वर्टेड मतलब कि जो आपका लेफ्ट होगा वो मिरर में आपके राइट दिखाई देगा, जो आपका राइट होगा वो मिरर पे लेफ्ट दिखाई देगा। इसको लेटरल इन्वर्जन भी बोलते हैं। आगे जब मैं अगली वीडियो में या अगले पार्ट में आऊँगा तो आपको बताऊँगा व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन। इसके भी बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं। बेसिकली अभी सेम साइज की इमेज होती है पहला पॉइंट, वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है दूसरा पॉइंट, लेटरली इन्वर्टेड होती है तीसरा पॉइंट। द इमेज फॉर्म्ड इज फॉर बिहाइंड द मिरर एज द इमेज इन फ्रंट ऑफ इट। जितना हम मिरर के सामने, मिरर से दूर जितना खड़े होंगे हमारी इमेज मिरर से पीछे उतनी दूर पे बनेगी। कहने का मतलब है कि सेम, आपने खुद ही देखा होगा जितने पे आप फेस अपना रखते हो उतना ही हमारे, हमसे नहीं उसको डिस्टेंस कंसिडर करते हैं, मिरर से हम जितना दूर होंगे मिरर से हमारी इमेज भी उतनी दूर होगी। तो चौथा पॉइंट बेसिकली यही है कि हमारा जो डिस्टेंस होता है, इमेज फॉर्मड बिहाइंड द मिरर सेम ऑब्जेक्ट एज इन फ्रंट ऑफ इट, जितना हम सामने है उतना ही इमेज पीछे होती है। उसके बाद स्फेरिकल मिरर क्या होता है? मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड स्फेरिकली आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। ऐसे मिरर जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का आप मतलब समझ रहे हो, जिस पे लाइट पड़े तो वो रिफ्लेक्ट करे, मतलब पॉलिश कुछ भी ऐसा हो पॉलिश्ड, तो वो कर्व्ड हो। कर्व्ड मतलब वक्राकार, हिंदी अगर समझ में आ रही हो आपको। कर्व्ड हो, इनवर्ड हो, आउटवर्ड हो, ये अलग मैटर है। इनवर्ड हो ठीक है, आउटवर्ड हो, कुछ हो, दो में से एक हो, इनवर्ड हो चाहे आउटवर्ड हो, स्फेरिकली, उसको हम स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड हो वो स्फेरिकल मिरर होता है। एग्जाम्पल के लिए आप स्पून देख लो, दोनों भी होता है, अंदर से आप देखोगे बाहर से देखोगे तो एक इनवर्ड होता है एक आउटवर्ड होता है। बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने एक इमेज लगा रखी है, सम टर्मिनोलॉजी इस पे आती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको आगे जब मैं डिस्कस करूंगा और तो और क्लियर हो जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर, देखो पहली बात तो ये जो अपर्चर होता है, अपर्चर हम क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली भी यहाँ पे आप देख लो, ये डायग्राम में फिर से इसको डिस्कस कर दूंगा। प्रिंसिपल एक्सिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, यही सारी चीजें होती हैं। मैं आगे आगे एक एक करके डिस्कस कर दे रहा हूँ। प्रिंसिपल एक्सिस, लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर।
ऐसी लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाती हो, ऐसी लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाती हो उसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है। तो भाई पोल क्या है? पोल द ज्योमेट्रिकल सेंटर पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेस, मतलब कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर पॉइंट होगा, जैसे आप यहाँ पे देख लो पी से मैंने डिनोट कर रखा है यहाँ पे, तो जो पी है इसको हम बोलेंगे और कुछ नहीं, ज्योमेट्रिकल सेंटर हमारा वही है पी जिसको, तो उसको हम पोल बोलेंगे। तो ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज पोल। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस में हमने बात किया था कि लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल सरफेस, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करती हो उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। तो पोल पहले मैंने डिस्कस कर दिया। प्रिंसिपल एक्सिस वो होता है जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करे। पोल क्या होता है? ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेस का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है उसको हम पोल बोलते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? ठीक है, एक बार देखते हैं। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर फॉर्म अ पार्ट ऑफ स्फेयर। ठीक है, देखो मैं नॉर्मली सिंपल वे में आपको बता रहा हूँ। देखो मिरर जो कर्व्ड हम बोल रहे हैं ना, कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो वो किसी न किसी एक ऐसे स्फेयर का पार्ट होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब समझो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर फॉर्म ए पार्ट ऑफ स्फेयर, किसी न किसी स्फेयर का पार्ट होगा वो, और इट हैज ए सेंटर, हर स्फेयर का एक सेंटर होता है। तो जो देखो फिर से समझो, मिरर जो है वो जिस स्फेयर का पार्ट है, हमारा मिरर जिस स्फेयर का पार्ट है उस स्फेयर की जो सेंटर होगा उसको हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। किसका होगा? जो जिस स्फेयर का हमारा मिरर एक पार्ट है उस स्फेयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। फिर से बोल दे रहा हूं, जिस स्फेयर का हमारा मिरर एक पार्ट है उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, 3 क्लियर हो गए। प्रिंसिपल एक्सिस, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाले पोल, ज्योमेट्रिकल सेंटर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है उसे हम पोल बोलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब हमारा मिरर जिस स्फेयर का पार्ट है उस स्फेयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अब आता है अपर्चर, द विड्थ ऑफ रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेस, मतलब उसकी चौड़ाई क्या है। रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेस जो है उसकी चौड़ाई क्या है। ऐसा नहीं कि हमने एक मिरर हाफ पार्ट ले लिया और कुछ पॉलिश कर दिया, रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो उसको हम अपर्चर नहीं बोलेंगे, सिर्फ उस पार्ट को अपर्चर बोलेंगे जिससे रिफ्लेक्शन पॉसिबल हो रहा है, जिससे रिफ्लेक्शन हो रहा है उसको हम अपर्चर बोलेंगे। ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? द सेपरेशन बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब पोल क्या है मैंने पहले ही बताया है, ये देखो पोल ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है। ठीक है, तो दोनों के जो सेपरेशन होता है, सेपरेशन बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फेयर का सेंटर जिसका हमारा मिरर एक पार्ट है, और पोल मतलब आप समझ रहे हो, तो दोनों का जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकस पॉइंट जहां पे द पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल पैरेलल रेज मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद जहां पे सारी पैरेलल रेज, अगर हम पैरेलल रेज उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से पास करवाएं या इंसिडेंट करवाएं तो सारी रेज एक पॉइंट पे मिलेंगी, और जिस पॉइंट पे मिलेंगी उसको हम फोकस पॉइंट बोलेंगे। फोकल लेंथ क्या होता है? द लेंथ बिटवीन द पोल एंड फोकस पॉइंट, पोल और फोकस पॉइंट के बीच की दूरी होती है, लेंथ होती है, उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं। पीएफ से ऊपर आपने पहले जो डायग्राम देखा है उसमें मैंने पीएफ दे रखा है, इसको बेसिकली एफ से डिनोट करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब आर और एफ में क्या रिलेशन होता है, इसलिए आप समझ रहे हो कि जो एफ होता है वो पोल और द लेंथ बिटवीन पोल और फोकस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होती है, और जो आर होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिफरेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर का डबल होता है। तो बेसिकली अभी आपको ये याद रखना, ये डेरिवेशन जब होगा तो कराया जाएगा, या जैसे भी होगा मैं आपको, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए, उसको मैं डिराइव करके भी दिखा दूंगा। लेकिन जो बेसिकली इसका रिलेशन है वो एफ इक्वल टू आर बाई 2, ये इसका रिलेशन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपके काम आएगा। यूजेज ऑफ स्फेरिकल मिरर, बेसिकली पहले देखते हैं यूजेज ऑफ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर यूज्ड इन टॉर्च, सर्च लाइट, हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स। आप देखते हो बेसिकली जो टॉर्च में यूज होती हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा, बेसिकली 2-4 पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे। यूज्ड टू सी लार्ज इमेज ऑफ ए फेस एज सेविंग मिरर में हम लोग बहुत जगह यूज करते हैं, नॉर्मल नहीं यूज करते, उस पर बेसिकली कर लेते हैं आप लोग, वो बात अलग है, लेकिन बेसिकली नॉर्मल नहीं, कनकेव यूज किया जाता है। यूज्ड बाय डेंटिस्ट, डेंटिस्ट जो यूज करते हैं वो कनकेव मिरर होता है।
लार्ज कनकेव मिरर यूज टू फोकस सनलाइट। सोलर फर्नेस जहाँ पे यूज किया जाता है वहाँ पे कनकेव मिरर यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? आपने भी पढ़ा है फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट मतलब पैरेलल रेज सूर्य सन से आती हैं और वो एक जगह फोकस हो जाती हैं तो वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये अलग पॉइंट है। बेसिकली मैंने आपको बता दिया, जो सोशल फर्नेस होता है उस पर कनकेव मिरर का यूज करता है। क्यों यूज करते हैं? फोकस, सभी सनलाइट को फोकस करने के लिए। क्यों? क्योंकि उससे हीट प्रोवाइड हो। उसके बाद कन्वेक्स मिरर का यूज, कन्वेक्स मिरर रियर, जो आप बाइक यूज करते हो, आपकी बाइक में जो लगा रहता है वो रियर व्यू मिरर होता है, उस पर आप कन्वेक्स मिरर यूज करते हो। ये ड्राइवर को हेल्प करता है लार्जर एरिया देखने में। ठीक है, अब आते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये कब होता है? रिफ्रैक्शन है क्या? बेसिकली जब हम मीडियम चेंज होने की बात करते हैं या लाइट बेंट होने की बात करते हैं तब हम रिफ्रैक्शन हमारे दिमाग में आना चाहिए। अगर कुछ ऐसा हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है या लाइट बेंट हो रही है, तब हम रिफ्रैक्शन, हमें ये सोचना है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि रिफ्रैक्शन हो जाएगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट happens in transparent medium when light travel from one medium to another, refraction take place। जब कोई भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो रिफ्रैक्शन, वहां पे रिफ्रैक्शन टेक प्लेस होता है। ठीक है, रिफ्रैक्शन होता है। A ray of light bend as it move from one medium to another। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है, मूव करती है, तो उसकी जो रे होती है वो बेंड कर जाती है। जैसे मैंने दो डायग्राम नीचे दे रखा है। नॉर्मली जो जा रही है इंसिडेंट रे जा रही है उसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन डेंसर में ये आगे डिपेंड करता है, दूसरी बात पे डिपेंड करता है कि वो किधर मूव करेगी, नॉर्मल के टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये डिपेंड करेगा कि डेंसर मीडियम में है कि रेयर मीडियम में। लेकिन ये क्लियर है कि अगर मीडियम चेंज हुआ तो वो हमारी जो लाइट की रे है वो बेंड जरूर करेगी। ठीक है, रिफ्रैक्शन, काज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का काज क्या है? ठीक है, बेसिकली क्या हो रहा है हमने ये बताया, जब चेंज लाइट अपना मीडियम चेंज करती है तो रिफ्रैक्शन होता है, तो काज भी इसका कुछ ऐसा ही होगा। तो मीडियम चेंज होने की वजह से द रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट एज इट इंटर फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। रिफ्रैक्शन का जो मेन काज है, मेन कारण है, वो ये है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इसकी स्पीड चेंज हो जाती है। स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेज एज द बीम ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। रेयर से डेंसर मीडियम में जब जाती है तो इस लाइट की स्पीड कम हो जाती है। सम कॉमनली ऑब्जर्व्ड फिनोमेना ड्यू टू रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की वजह से जो कुछ फिनोमेना देखे गए हैं नॉर्मली, उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। स्टोन एट द बॉटम ऑफ वाटर। ठीक है, आपने अपने टब में नीचे स्टोन रख दिया हो तो वो ऊपर नजर आता है हम लोगों को। बेसिकली हमने देखा हो, अगर आपने नहीं देखा तो आप ट्राई करके देख सकते हो। टब के अंदर आप एक स्टोन रखो और उसकी पहले डिप्थ देख लो और बाद में देखो तो वो आपको ऊपर नजर आएगा। फिश केप्टिन एक्वेरियम में जो फिश होती है उसकी साइज से ज्यादा दिखाई देता है हमें। पेंसिल पार्शियली इमर्स्ड इन वाटर, ये आप लोगों ने देखा होगा, मुझे पूरा भरोसा है कि आप एक ग्लास ले लो और ग्लास में पेंसिल डाल दो तो पेंसिल बेंड दिखाई देती है, ऐसा लग रहा है कि टेढ़ी हो गई है। रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ये प्रैक्टिकल पार्ट है लेकिन फिर भी मैंने आपको यहाँ पे लाया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। इस पे आपका जो आएगा आगे, ये इंसिडेंट रे जो जा रही है इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये मीडियम चेंज होने की वजह से बेंड हो गई, क्योंकि ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई है। इससे ये हो रहा है कि ये जो मीडियम है ये डेंसर मीडियम है, मतलब रेयर से डेंसर जा रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा। और ये जो डिस्प्लेसमेंट आएगा इसको हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। आगे जो भी टर्म आएगा, जब भी आएगा इसका टर्म, मैं इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन बेसिकली आप यही समझो ये क्यों होता है ऐसा, ग्लास स्लैब में चेंज क्यों आ जाता है इसकी लाइट की रेज में। ये इसका मेन रीजन, अगर नॉर्मल क्वेश्चन आता है व्हाट इज द काज ऑफ रेक्टेंगुलर स्लैब का चेंज क्यों हो जाता है उसका पाथ या डिस्प्लेसमेंट क्यों आ जाता है, तो आप लोग सिंपली बोलोगे इट अकर ड्यू टू लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये जो आता है बी और सी के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है उसको हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। When a ray of light is incident normally to the interface between two media will gold state। ठीक है, अगर हम दो मीडियम के बीच में कोई भी लाइट रे को नॉर्मली इंसिडेंट कराएंगे, मतलब एंगल 90-90 का होना चाहिए, तो उस पर कोई भी डेविएशन नहीं होगा। ये आप लोग प्रूव करेंगे। लेकिन आगे ये जो मैंने रेक्टेंगुलर ग्लास का किया, हो सकता है आपके 10th में कराया जाए या 12th में, प्रैक्टिकल का पार्ट है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के भी कुछ लॉज होते हैं। पहला लॉज बेसिकली वही है जो
हम लोगों ने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था। रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ा था, बॉल वाला कुछ ऐसा करके पढ़ा था, बॉल फेंका, बॉल आई, ऐसे तीनों, और नॉर्मल उसका तीनों एक ही प्लेन में। तो यहाँ भी वैसा ही है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस बिटवीन टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट आर लाई इन द सेम प्लेन। जैसे कि हमने पहले ही बात किया था बेसिकली। तो ये तीनों जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सेम प्लेन पे लाई करेंगी। दूसरा इस पे आता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। ठीक है, जो इसका एंगल होगा, इंसिडेंट का एंगल, वहां पे हमारा दूसरा रूल क्या था, आई इक्वल टू आर, रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट सेम था। यहाँ पे कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, तो दूसरी बात करेंगे। वहां पे रिफ्लेक्टेड एंगल था, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड एंगल आ गया है। तो ये जो यहाँ पे जो रेशियो होता है इंसिडेंट एंगल के साइन का और रिफ्रैक्टेड एंगल के साइन का, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो आपको यही याद रखना है। और बेसिकली हम इसी को स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। कांस्टेंट एन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आगे डिस्कस कर रहा हूँ। कांस्टेंट एन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम, इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर सेकंड मीडियम। ठीक है, अगर आप साइन आई बाई साइन आर कर रहे हो, जैसे मैंने पहले ही बताया, ये सेकंड लॉ है, तो एन टू बाई एन वन मतलब एन टू मतलब डिनोट कर रहा है सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या कांस्टेंट। ये इसको आप ये इस वे भी डिनोट कर सकते हो, एन टू बाई एन वन, या आप एन टू वन मतलब एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एन वन विथ रिस्पेक्ट टू। ओके, refractive index of glass with respect to air is given by ratio of speed of light in air to the speed of light in glass। अगर हम इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास की बात करें तो वो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज गिवन बाई, नॉर्मल सी बात है कि अगर ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में देंगे तो वो स्पीड ऑफ एयर देखेंगे और स्पीड ऑफ ग्लास, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एरिया अगर निकालना है तो लाइट की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, स्पीड ऑफ लाइट, नॉर्मल वो बात है, एयर में कितनी स्पीड है और ग्लास में लाइट की क्या स्पीड है, उनका अगर रेशियो निकाल लेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। बेसिकली दो वैल्यूज मैंने दे रखी है, आप याद कर लोगे, सही है, न्यूमेरिकल्स में आपको काम आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33, एन डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, डब्ल्यू सब्सक्रिप्ट में रहता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, एन ग्लास 1.52। इसके बाद आपका आता है साइन कन्वेंशन ऑफ फॉर रिफ्लेक्शन बाई स्फेरिकल। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। आप साइन कन्वेंशन आज बता दे रहा हूँ, अगली वीडियो में जब भी हम लोग मिलेंगे उस पर हम लोग अगला इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, तो उसके लिए आपको ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड रखना है। मैंने फिजिक्स पार्ट इसलिए लिया क्योंकि ये डेली लाइफ से बहुत ही इंटरेस्टेड और रिलेटेड है। अब बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। ये साइड में दिया गया है एक्स वाई जेड, जैसे आप मैथ्स में पढ़ते हो, बेसिकली वही है, क्वाड्रेंट रूल है। द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट साइड ऑफ मिरर, मिरर के लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट हमेशा रखना है। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेज ऑब्जेक्ट जब भी हम रखेंगे मिरर के लेफ्ट साइड में रखेंगे। ऑल डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल, सारी डिस्टेंस, सारी जो दूरियां मेजर्ड की जाएंगी वो पोल से मेजर की जाएंगी। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मेजर करना है। इमेज कहीं भी बने, हमें पैरेलल से मतलब है, मतलब हम जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही मेजर करेंगे। टेक पॉइंट पी एज ओरिजिन, पी मान लो आप ओरिजिन है, अगर आप मान रहे हो कि पी ओरिजिन है तो डिस्टेंस मेजर राइट फ्रॉम ओरिजिन मतलब पॉजिटिव एक्सिस पे जाएगा तो वो पॉजिटिव होगी। लेफ्ट टू द ओरिजिन मतलब अगर निगेटिव एक्सिस एक्स एक्सिस में आप जा रहे हो तो वो नेगेटिव होगा। परपेंडिकुलर एंड अबव द एक्सिस मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस पे आप जा रहे हो तो वो पॉजिटिव होगा। परपेंडिकुलर एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव मतलब निगेटिव वाई एक्सिस नेगेटिव होगा। कहने का मतलब ये है कि आप अगर पॉजिटिव एक्स में जा रहे हो या पॉजिटिव वाई में जा रहे हो तो आपका जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव ली जाएगी। अगर नेगेटिव ये एक्स या नेगेटिव वाई में आप जा रहे हो तो नेगेटिव लिया जाएगा। तो अब बेसिकली ये चीज़ों को आप कंसीडर करके और अच्छे से कॉन्सेप्ट इस पे बिल्ड करके और अगली वीडियो के लिए रेडी रहने, क्योंकि अगली बार हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाई ऑल दोज स्फेरिकल मिरर्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।